यह राजस्थान की धरती है। बोलिए भारत माता की। हाँ ठीक है। राजस्थान के राज्यपाल श्री हरिभाऊ किशन राव बागड़े, राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री भजन लाल जी शर्मा, गवर्नर मिजोरम जनरल डॉक्टर वीके सिंह जी, श्रीमती दिया कुमारी डिप्टी चीफ मिनिस्टर राजस्थान, श्री प्रेमचंद बैरवा डिप्टी चीफ मिनिस्टर राजस्थान, श्री बांसुदेव देवनानी स्पीकर राजस्थान विधानसभा, राजस्थान के सभी मंत्रीगण, राजस्थान के सांसदगण, विधायकगण और जनप्रतिनिधिगण, जनरल अनिल चौहान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जनरल उपेंद्र द्विवेदी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह GOC/INC साउथ वेस्टर्न कमांड, पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल VP मलिक, जनरल JJ सिंह जी, जनरल दीपक कपूर, जनरल दलवीर सिंह जी सुहाग, पूर्व नौसेनाध्यक्ष एडमिरल माधवेंद्र सिंह जी, यहाँ उपस्थित भारत सरकार, राज्य सरकार के सभी अधिकारीगण और मेरे सभी सम्मानित वेटरन्स, मेरे बहादुर जवानों, मीडिया के मित्रों, अन्य देवियों व सज्जनों, सबसे पहले थल सेना दिवस के इस गौरवशाली अवसर पर आप सभी के बीच होना मैं मानता हूं हमारे लिए ये एक सौभाग्य का विषय है। मैं इस अवसर पर उन अमर वीरों को नमन करता हूं जिन्होंने निस्वार्थ भाव से अपना सर्वस्व इस मातृभूमि की रक्षा हेतु समर्पित कर दिया। आज का दिन उन जवानों के अदम्य साहस, अटूट समर्पण और अप्रतिम बलिदान की गाथा को स्मरण करने का दिन है, जिनके समर्पण और साहस के कारण आज हमारा पूरा भारत सुरक्षित है। साथियों, मैं इस अवसर पर राजस्थान की धरा को भी नमन करता हूं। यह वह धरती है जहां कड़ कड़ में वीरता की गाथाएं समाई हुई हैं। शौर्य, पराक्रम और त्याग की अमर कहानियों से यहां का इतिहास भरा पड़ा है। राजस्थान की धरती ने सदैव भारत की सैन्य परंपरा को आगे बढ़ाया है। इसे शक्ति और गरिमा प्रदान की है इस राजस्थान की धरती ने। यहाँ के वीरों ने भारत माता की सेवा में अपने जिस्म का रक्त बहाया है। महाराणा प्रताप की तलवार से लेकर राणा सांगा के शौर्य तक, पन्नाधाय के त्याग से लेकर मीराबाई की भक्ति तक और भामाशाह की संपत्ति तक, इस भूमि ने हर क्षेत्र में अद्भुत पुरुषार्थ का परिचय दिया है। साथियों, यहाँ के सभी समुदायों के वीरों ने सेना में अपनी अमिट छाप छोड़ी है। आज भी राजस्थान के अनगिनत युवा सेना के विभिन्न रेजिमेंट्स में सेवारत हैं और देश की सीमाओं पर अपनी जान की बाजी लगाए हुए हैं। इस वीर भूमि पर थल सेना दिवस के इस आयोजन पर मैं आप सभी को, खासकर आयोजकों को बधाई देता हूं। और जब यहाँ के ऐतिहासिक किलों, महलों और स्मारकों को हम देखते हैं तो हमें एक ऐसी विरासत के दर्शन होते हैं जो सैकड़ों वर्षों से मिलिट्री कैपेसिटी, स्ट्रेटजी और करेज का पोषण करती आई है। ऐसे में शौर्य भूमि पर शौर्य संध्या का उत्सव मनाना, मैं मानता हूं वास्तव में हमारे वीर सैनिकों के प्रति यह सच्ची श्रद्धांजलि है। साथियों, 15 जनवरी का यह दिन भारतीय इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। सन 1949 1949 में आज ही के दिन इंडियन आर्मी ने पहली बार एक भारतीय सेनापति के नेतृत्व में कदम रखा। जनरल KM करियप्पा ने भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ के रूप में पदभार ग्रहण किया। वह घटना अपने आप में औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्ति का, स्वाभिमान और स्वाधीनता की प्रतीक थी। तब से लेकर आज तक यह दिवस हमारे लिए केवल एक समारोह भर नहीं रहा, यह संकल्प का दिवस है। यह हमारे आत्म मंथन का अवसर है कि हमने अपने उन प्रोटेक्टर्स को, रक्षकों को के लिए क्या किया जिन्होंने हमारे सब कुछ अपना न्यौछावर कर दिया। वही भावना आज तक हमारी सेना में चली आ रही है। इसका एक नया और सशक्त उदाहरण हमें ऑपरेशन सिंदूर में भी देखने को मिला है। इस अभियान में भारत ने सिर्फ
अपनी सैन्य ताकत ही नहीं दिखाई बल्कि अपने राष्ट्रीय स्वभाव का भी परिचय दिया है। साथियों, आतंकियों के खिलाफ की गई कार्रवाई पूरी तरह से सोच समझकर और मानवीय मूल्यों को ध्यान में रखकर की गई। इसी कारण ऑपरेशन सिंदूर भारत के इतिहास में सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई के रूप में नहीं बल्कि साहस और संतुलन के प्रतीक के रूप में याद रखा जाएगा। साथियों, आप लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस शौर्य का परिचय दिया है उसके लिए मैं सभी अपने सेना के जवानों को हार्दिक बधाई देता हूं। और साथियों, यह भी सच है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है, क्योंकि जब तक आतंकी सोच खत्म नहीं होती तब तक शांति के लिए हमारा यह प्रयास लगातार चलता रहेगा। मैं राजस्थान की इस वीर धरती से की मैं घोषणा कर रहा हूं। साथियों, अक्सर हम एक सैनिक को केवल एक योद्धा के रूप में देखते हैं, एक ऐसा व्यक्ति जो हथियार उठाए सीमा पर डटा रहता है। किंतु क्या एक भारतीय सैनिक की पहचान केवल इतनी ही सीमित है? ऐसा मेरा मानना है कि भारतीय सैनिक सिर्फ योद्धा नहीं होता बल्कि अपने आप में वह एक दार्शनिक होता है और एक स्किल्ड मैनेजर होता है, कुशल प्रबंधक भी वह होता है। साथियों, मैं सैनिक को दार्शनिक इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक सैनिक के जीवन में दर्शन सेवा परमो धर्म पर आधारित है। एक सैनिक अपना सब कुछ छोड़कर राष्ट्र की सेवा को समर्पित हो जाता है। निस्वार्थ सेवा के जिस दर्शन की बात हमारे शास्त्रों में की जाती है उसका सबसे बड़ा उदाहरण तो एक सैनिक का जीवन ही होता है। एक सैनिक में आपको जहां कठोरता भी दिखेगी और कोमलता भी दिखेगी और सैनिक अपने दुश्मन के प्रति कठोर होता है, किंतु आत्मसमर्पण कर चुके शत्रु के प्रति या फिर पीड़ित नागरिक के प्रति उसका हृदय कोमलता से भर जाता है। ऐसा होता है हमारा भारतीय सैनिक। साथियों, एक व्यक्ति में जिस तरह से विपरीत गुण हमें देखने को मिलते हैं, यह अपने आप में कोई विरोधाभास नहीं है बल्कि एक यूनिक क्वालिटी है। साथियों, एक भारतीय सैनिक के लिए उसका कर्तव्य एक यज्ञ के समान होता है। वह युद्ध भूमि उसकी यज्ञशाला होती है और उसका त्याग उसकी आहुति होती है। वह जानता है कि इस यज्ञ का कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं मिलने वाला है। एक सैनिक जानता है कि उसके सभी कर्मों का फल व्यक्तिगत नहीं बल्कि संपूर्ण राष्ट्र की सुरक्षा और समृद्धि के रूप में प्राप्त होता है। और यह निस्वार्थ सेवा का वह उच्चतम आदर्श है जिसकी परिकल्पना हमारे ऋषियों और मनीषियों ने की थी। मुझे लगता है कि देश के सभी नागरिकों को, विशेषकर हमारे नौजवानों को, हमारे सैनिकों से राष्ट्र की निस्वार्थ सेवा का यह गुण सीखना चाहिए। साथियों, दार्शनिक के अलावा मैं सैनिक को एक कुशल प्रबंधक, एक स्किल्ड मैनेजर भी मानता हूं। ऐसा इसलिए क्योंकि सैनिक का संबंध सिर्फ युद्ध से नहीं होता। युद्ध तो बहुत रेयर देखने को मिलता है, कभी कभी देखने को मिलता है, लेकिन युद्ध की तैयारी यह रोजमर्रा की चीज होती है। आप देखिए, कोई भी साधारण युवा जब सेना में प्रवेश करता है तो उसके अंदर किस तरह से रेडिकल चेंजेस हमको देखने को मिलते हैं। सेना में उसे सिखाया जाता है कि स्वयं के लिए जीना क्या होता है और देश के लिए जीना क्या होता है, दोनों में अंतर क्या होता है, यह उसे सिखाया जाता है। उसे समय का महत्व समझाया जाता है कि एक सेकंड की देरी भी कभी कभी असंख्य लोगों के जीवन को दांव पर लगा सकती है। उसे शारीरिक कष्ट सहने की क्षमता विकसित करनी होती है, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे बर्फ हो, चाहे रेगिस्तान जैसी रेगिस्तान हो, उसे हर परिस्थिति में खुद को ढालना होता है। ऐसा होता है हमारा बहादुर भारत का सैनिक। साथियों, इन सबसे भी महत्वपूर्ण बात, उसे टीम वर्क सिखाया जाता है। और यह मेरा सौभाग्य है कि एक रक्षा मंत्री के रूप में मुझे सेना को बेहद नजदीकी से देखने का और ऑब्जर्व करने का अवसर भी मिला है।
और मैंने हमेशा देखा है सेना में मैं नहीं बल्कि हम होता है। यहां पर्सनल कुछ नहीं होता, यहां व्यक्तिगत कुछ नहीं होता, यहां सब कुछ सेना का होता है। कोई भी निर्णय व्यक्तिगत नहीं होता, कोई भी जीत व्यक्तिगत नहीं होती, सब कुछ सामूहिक होती है। सही मायने में सेना की ट्रेनिंग ही ऐसी होती है कि एक सैनिक को पता ही नहीं चलता है कि कब वह अनस्किल्ड से स्किल्ड हो जाता है, अकुशल से कुशल हो जाता है और बेहतरीन मैनेजमेंट वह सीख लेता है। ऐसा होता है हमारा भारत का सेना का जवान। साथियों, भारतीय सेना अपने आप में देश के लिए, हमारे नागरिकों के लिए, हमारे युवाओं के लिए कई मायनों में यह मिसाल है। कोई भी जब इंडियन आर्मी को देखता है तो यहां हमें पूरा भारत दिखाई देता है। भारतीय सेना अपने आप में विविधता में एकता का सजीव उदाहरण है। यहां देश के कोने कोने से आए नौजवान अलग अलग भाषाएं बोलते हुए, अलग अलग खान पान और पहनावे के साथ एक साझा लक्ष्य के लिए वह एकजुट हो जाते हैं और दुश्मन का मुकाबला करते हैं। सेना की किसी भी रेजिमेंट में आप चले जाइए, आपको कई राज्यों के नौजवान एक साथ दिखाई देंगे। वे एक दूसरे के त्योहार भी मनाते हैं, एक दूसरे की भाषा भी सीखते हैं, एक दूसरे के संकट में सहायक भी बनते हैं। सेना ने भारत की सामाजिक एकता को मजबूत करने में एक अतुल्य योगदान दिया है, यह मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। और साथियों, यही कारण है कि भारतीय सेना केवल एक सैन्य बल नहीं है, यह राष्ट्र निर्माण का एक प्रमुख स्तंभ है। आप दुनिया के अधिकांश सैन्य बलों को देखिए, वहां सेना एक अलग डोमेन की तरह काम करती है। आमतौर पर नागरिकों के साथ उनका बहुत ज्यादा वास्ता नहीं होता है, लेकिन भारत में सेना नागरिकों के साथ मिलकर काम करती है, यह सबसे बड़ा अंतर है। और ऐसा सिर्फ केवल बॉर्डर एरियाज में नहीं है, बल्कि देश के हर क्षेत्र में देखने को मिलता है। और साथियों, जनता सेना पर अटूट विश्वास करती है। यह विश्वास ही सेना की, मैं मानता हूं, कि सबसे बड़ी ताकत है। सैनिक जानते हैं कि वे जिस जनता की रक्षा कर रहे हैं वह उनके परिवार का हिस्सा है, और जनता जानती है कि उनके सैनिक कभी भी उन्हें निराश नहीं कर सकते। यह पारस्परिक विश्वास का बंधन ही हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा ढांचे की यह नींव है। साथियों, हमारे सैनिकों ने वहां न केवल शांति बनाए रखी है, मैं कह सकता हूं, बल्कि उन दो देशों के नागरिकों के लिए मेडिकल हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का निर्माण और ह्यूमैनिटेरियन हेल्प भी प्रदान की है जहां भी आवश्यकता पड़ी है। हमारी सेना दुनिया के लिए एक शांति दूत बनकर उभरी है। इससे भारत की जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना है, इससे स्वाभाविक रूप से उसे बल मिला है। साथियों, मैं आज इस मंच से रिफॉर्म्स के लिए भारतीय सेना द्वारा उठाए गए कदमों की भी मैं सराहना करना चाहूंगा। आमतौर पर किसी भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में एक चुनौती यह होती है, उसमें रिफॉर्म्स कंपैरेटिवली, अपेक्षाकृत धीरे धीरे, कंपैरेटिवली स्लो हो जाते हैं। ऑर्गेनाइजेशन इतना बड़ा होता है कि कोई भी सुधार उसमें लागू कर पाना इतना आसान नहीं होता। लेकिन इंडियन आर्मी ने यह दिखाया है कि ऑर्गेनाइजेशन, संगठन बड़ा होने के बावजूद भी अगर इच्छा शक्ति है तो रिफॉर्म को तेजी से लागू करने में कोई समस्या नहीं आती है। और साथियों, हम 2047 तक भारतीय सेना को, मैं बतलाना चाहता हूं इस राजस्थान की वीरभूमि से, हम 2047 तक प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय सेना को दुनिया की सबसे सशक्त सेना बनाने की ओर बढ़ रहे हैं। और इसके लिए मेरे साथियों, आप सबकी तारीफ होनी चाहिए कि आप अभी से लेकर 2047 तक के रोड मैप को ध्यान में रखकर आगे बढ़ रहे हैं।
साथियों, इस समय हमारे आसपास दुनिया की जो स्थिति चल रही है उससे हम सभी वाकिफ हैं। हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहां स्थापित धारणाएं, एस्टैब्लिश्ड नोशंस या टूट रहे हैं या तोड़े जा रहे हैं। दुनिया अनसर्टेनिटी के दौर से गुजर रही है। ऐसे में यह बात तो पूरी तरह से स्पष्ट है कि सेनाओं का मजबूत रहना तथा सेनाओं का मॉडर्नाइज और आत्मनिर्भर रहना किसी भी देश के अस्तित्व के लिए जितना आज महत्वपूर्ण हो चुका है उतना पहले कभी नहीं रहा है। ऐसी स्थिति में सेनाओं का मजबूत रहना यह सर्वोपरि है। दूसरी ओर जो इंटर सर्विसेज लिंकेजेज हैं उनको भी लगातार मजबूत करना होगा मेरे साथियों, क्योंकि जैसे युद्ध के डायमेंशंस का विस्तार हो रहा है उसे देखते हुए अब कुछ भी अप्रत्याशित, अनएक्सपेक्टेड नहीं रह गया है। जिन बातों को पहले सिर्फ एक साधारण आर्थिक गतिविधि, इकोनॉमिक एक्टिविटी के रूप में देखा जाता था, स्ट्रेटजी के तहत आज उनका भी महत्व बहुत बढ़ गया है। हमारी सेनाएं हमारी प्राइमरी स्ट्रेंथ हैं, हमारी प्राथमिक ताकत हैं। इसलिए आपका सबके साथ फॉरवर्ड लुकअप कोलैबोरेशन यह आवश्यक है। और साथियों, हमने सेनाओं में महिलाओं की भूमिका को बढ़ाने में भी कई सकारात्मक प्रयास किए हैं। पारंपरिक रूप से महिलाओं को सेनाओं में सपोर्ट आर्म्स के रूप में बहाल किया जाता रहा है पहले, लेकिन प्रधानमंत्री जी का यह विजन रहा है कि महिलाओं की भूमिका को बढ़ाया जाए। इसलिए धीरे धीरे हमने इस दिशा में कदम उठाया है। मैं समझता हूं कि राजस्थान वासियों के द्वारा इसका स्वागत किया जाना चाहिए। लेकिन जितनी तेज तालियां होनी चाहिए उतनी तेज तालियां नहीं हुई महिलाओं के नाम पर। नारी सम्मान यह राजस्थान की परंपरा रही है। इसलिए धीरे धीरे मेरे साथियों, धीरे धीरे हमने इस दिशा में भी कदम उठाए हैं। धीरे धीरे इस दिशा में भी हमने कदम उठाए हैं। आर्मी में हमने 60 सर्विस कमीशन से कमीशन्ड महिलाओं को परमानेंट कमीशन में कन्वर्ट करने का प्रोविजन कर दिया है और जेंडर इक्वलिटी के एक बड़े मुद्दे को दूर किया है। नेशनल डिफेंस एकेडमी में ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 2021 में हमारी बेटियों के एडमिशन की भी शुरुआत कर दी है। यह हमारे लिए कोई आसान कदम नहीं था। कई प्रकार की ट्रेडिशनल और कल्चरल बाधाएं हमारे सामने थीं। यह बाधाएं आज भी हमारे समक्ष मौजूद हैं, परंतु हमारा प्रयास है कि हम लगातार इसी तरह महिलाओं को आर्म्ड फोर्सेज में ऐसे वातावरण प्रदान करें जिसमें उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, यानी समान अवसर मिले। मेरे साथियों, मैं थल सेना दिवस के इस अवसर पर सेना में आने की इच्छा रखने वाले, मैं समझता हूं यहां बहुत सारे जो युवा बैठे हैं उनमें से बहुत नौजवानों की यह इच्छा होगी। इसलिए मैं यह बात कह रहा हूं कि मैं थल सेना दिवस के इस अवसर पर सेना में आने की इच्छा रखने वाले सभी युवाओं से भी एक विशेष अपील करना चाहता हूं। सेना में होना दूर से देखने पर भले ही एक नौकरी जैसा लगता है, लेकिन वास्तव में यह एक नौकरी से कहीं ज्यादा बढ़कर है। यदि आपके अंदर देश के प्रति प्रेम है, यदि आप चुनौतियों से लड़ना चाहते हैं, यदि आप अपने व्यक्तित्व को मजबूत करना चाहते हैं, तो सेना आपके लिए सर्वोत्तम क्षेत्र है। यह मैं राजस्थान के नौजवानों से कहना चाहता हूं। और मेरे साथियों, सेना में जाने के लिए केवल शारीरिक बल ही पर्याप्त नहीं है। मेंटल कैपेसिटी, मानसिक क्षमता, मॉरल करेज, नैतिक साहस, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, निर्णय लेने की योग्यता, क्षमता और लीडरशिप या नेतृत्व जैसे गुणों की भी आवश्यकता होती है। और इन सारी चीजों को मैं देखता हूं तो मैं कह सकता हूं कि राजस्थान के नौजवानों में यह सारी चीजें मुझे देखने को मिलती हैं। और आप इन गुणों को विकसित करें। आप सभी अपने शिक्षा पर भी ध्यान दें, खेलों में भाग लें,
लेकिन अनुशासन में रहें, देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी को आप समझें। सेना आपको वह सब कुछ दे सकती है जो एक नौजवान चाहता है। आपको यहां एडवेंचर भी मिलेगा। सैनिकों की तो डेली लाइफ ही अपने आप में एक एडवेंचर है। आपको यहां सम्मान भी मिलेगा, देश सेवा का अवसर भी मिलेगा और आपको एक उज्जवल भविष्य भी मिलेगा। मेरे साथियों, आज का दिन देश के लिए भी एक गर्व का दिन है, लेकिन गर्व के साथ साथ नागरिकों की कुछ जिम्मेदारी भी बनती है। हमारे सैनिकों ने हमारे लिए जो कुछ भी किया है, उसके प्रति हमारा कर्तव्य है कि हम उनके परिवारों का ध्यान रखें, ख्याल रखें। हमारा कर्तव्य है कि हम राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखें, ताकि हमारे सैनिकों का बलिदान किसी भी सूरत में व्यर्थ न जाने पाए। हमारा कर्तव्य है कि हम देश की प्रगति में योगदान दें, क्योंकि एक समृद्ध और शक्तिशाली राष्ट्र ही अपनी सेना को सबल बना सकता है। हमारी सरकार भी सैनिकों के प्रति अपनी इस जिम्मेदारी को अच्छी तरह समझती है। हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने हमेशा राष्ट्रीय सुरक्षा और सेना की क्षमताओं को सशक्त बनाने पर ध्यान दिया है। आमतौर पर किसी भी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से पहले, सरकारी खर्च से पहले कई लेवल्स पर यह परखा जाता है कि जो संसाधन की रिसोर्सेज की आवश्यकता क्यों है, उसका उपयोग कहाँ होगा और कितना आवश्यक है। लेकिन जब बात भारतीय सेना की आती है, तो देश की सुरक्षा को सर्वोपरि मानते हुए सेना की मजबूती के लिए कोई भी आवश्यक खर्च करने से पहले कभी संकोच नहीं किया जाता है। हमारी प्रतिबद्धता, हमारा कमिटमेंट केवल वर्तमान में सेवारत जवानों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उन वेटरन्स तक भी उतनी ही गहरी है जिन्होंने अपने जीवन के अमूल्य वर्ष राष्ट्र की सेवा को समर्पित किए। जो कुछ भी सरकार हमारे वेटरन्स के लिए करती है, मैं समझता हूं कि वेटरन्स के ऊपर कोई एहसान नहीं है, बल्कि सरकार अपने कर्तव्य का, अपनी जिम्मेदारी का वह निर्वाह करती है। मेरे बहनों भाइयों, साथियों, आज का दिन अपने आप में एक विशेष महत्व रखता है। आज 15 जनवरी को हम भारतीय थल सेना दिवस मना रहे हैं और ठीक एक दिन पहले 14 जनवरी को हमने वेटरन्स डे मनाया। कल ही अपने सारे वरिष्ठ वेटरन्स को बड़ी संख्या में मैंने दिल्ली में ही संबोधित किया था। उनसे मिलकर मुझे अनुकूल संवेदना हुई है, बेहद खुशी हुई है। आज भी भले ही उनकी आयु 75 और 80 की हो गई होगी, लेकिन साथ जवानी में जो उनका हौसला था, आज भी इस उम्र में भी उनका हौसला उसी तरह कायम है। साथियों, आज यह दोनों भारतीय थल सेना दिवस और वेटरन डे जो 14-15 यह बिल्कुल एक दिन के अंतर पर हैं। यह केवल एक संयोग नहीं है, बल्कि यह दिखाता है कि हमारे लिए वर्तमान में सीमा पर तैनात सैनिक जितने महत्वपूर्ण हैं, उतने ही महत्वपूर्ण वे हमारे वेटरन्स भी हैं, जिन्होंने अतीत में देश की रक्षा की जिम्मेदारी निभाई है। साथियों, हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि वह हमें यह सामर्थ्य प्रदान करे कि हम हर परिस्थिति में अपने सैनिकों और वेटरन्स के हित में निरंतर कार्य करते रहें। अंत में मैं आप सभी को एक बार फिर भारतीय थल सेना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि हम इसी तरह से मिलकर राष्ट्र के विकास के लिए काम करते रहेंगे। आपने मुझे अपने बीच आमंत्रित किया, इसके लिए मैं आभार व्यक्त करते हुए यहीं अपनी बात समाप्त करता हूं। और एक बार मैदान में बैठे मेरे सारे जितने भी लोग मैदान में बैठे हैं, हमारे भाई बहन, हमारे बुजुर्ग, मैं सभी से निवेदन करूंगा कि एक बार अपने स्थान पर खड़े हो जाइए और खड़े होकर बोलिए, भारत माता की। और तेज आवाज आने चाहिए, राजस्थान की धरती है। बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद महोदय, आपके इन बहुमूल्य शब्दों के लिए जो सदैव हमें प्रेरित करती रहेंगी।
और अब देवियों सज्जनों, सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर का यह मैदान शौर्य का जयघोष करने को बेताब है। देवियों सज्जनों, आइए अब आप